ठीक है, तो क्रिटिसिज्म भी यहीं से है। ठीक है, क्रिटिसिज्म कल हमने देखा था कि जो इसके फीचर्स हैं लगभग लगभग वही क्रिटिसिज्म भी हैं। तो इसमें जैसे पहला वाला है, इट इज़ अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। हमने देखा था कि कई जगह से जो कॉन्स्टिट्यूशन की मतलब अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशन बने थे देश भर दुनिया भर में, उनको पढ़ा गया और फिर वहाँ से चीज़ें उठाई गई, वहाँ से जो उनके स्पेशल फीचर्स थे तो उनको लिया गया। इसकी भी क्रिटिसिज्म हुआ, लोगों ने कहा कि ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है या बैक ऑफ बोरोइंग्स है, हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, या पैच वर्क है कि जो आपको अच्छा लगा जहाँ से आपने जोड़ घटा दिया इसमें, ठीक है। ये भी इसकी क्रिटिसिज्म थी। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जब डिबेट हुई थी अम्बेडकर जी ने इसको डिफेंड किया था, ठीक है। अ, उनका तो कहना था कि वन लाइक्स टू आस्क वेदर देयर कैन बी एनीथिंग न्यू इन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड एट दिस आवर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। More than 100 years have ruled over when the first written constitution was drafted. It has been followed by many countries reducing their constitution to writing. ठीक है। What the scope of constitution should be has long been settled. Similarly, what are the fundamentals of constitution are recognized all over the world. Given these facts, all constitution in their main प्रोविजंस मस्ट लुक सिमिलर। ठीक है, इनका कहना है कि मतलब जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उसके बाद से जितने सारे लिखे गए, कई साल गुजर गए उसमें, सैकड़ों साल गुजर गए, तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की जो परिभाषा है, जो भी तरीके हैं, वो लगभग लगभग सिमिलर हो चुके हैं। ठीक है, बहुत सिमिलर हो चुके हैं, और उसमें जो थीम्स या प्रिंसिपल्स हैं वो भी सिमिलर हो चुके हैं। तो अब हम सबको देख के चलेंगे कि हमें क्या उसमें रखना है क्या नहीं रखना है। ठीक है, फिर लिखा है कि अ कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट। इसमें कहना था कि जो 1935 में एक्ट बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसकी ये कार्बन कॉपी है। ऑब्वियसली क्योंकि हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा प्रोविजंस इसी 1935 एक्ट से लिए गए थे। ठीक है, तो इसलिए कई लोगों ने कहा कि ये 1935 एक्ट की कार्बन कॉपी है। खासकर एन श्रीनिवासन, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ इन लैंग्वेज एंड सब्सटेंस क्लोज कॉपी ऑफ एक्ट 1935। ठीक है, ठीक है। फिर आइवर्जनी ने क्या कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से डायरेक्टली ड्राइव किया गया है, और इसके प्रोविजंस लगभग लगभग टेक्सचुअली कॉपी किए गए हैं। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही पी आर देशमुख थे, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही है, बस इसमें एडल्ट फ्रेंचाइजी ऐड कर दिया गया है। ठीक है, यही सब थे। तो इसको भी अम्बेडकर जी ने डिफेंड किया था अपने हिसाब से। उन्होंने कहा था कि एज टू द एक्विजिशन ऑफ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन हैज reproduced a good part of provisions of good government of India Act 1935. I make no apologize. There is nothing to be ashamed of in borrowing. It involved no plagiarism. Nobody holds any patent right in fundamental ideas of constitution. What I am sorry about is that provisions taken from Government of India Act 1935 relate mostly to the details of administration. ठीक है, तो इसमें अम्बेडकर जी ने कहा कि कई लोग ये कह रहे हैं कि जो हमने को क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से कॉपी किया है। ठीक है, तो इसके लिए हम कोई शेमफुल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई प्लेगरिज्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के फंडामेंटल आइडियाज़ हैं वो सेम है, हर जगह सेम है, तो आप कॉपी कर सकते हैं। और इनका कहना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने जो भी प्रोविजन लिए हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थे। ठीक है, ठीक है। फिर इसमें लिखा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अन इंडियन या एंटी इंडियन है। ठीक है, किस सेंस में? क्योंकि ये जो उस समय के पॉलिटिकल ट्रेडिशन थे, इंडिया की स्पिरिट थी, वो नहीं रिफ्लेक्ट कर रही थी उनके हिसाब से। जो क्रिटिक्स थे उनके हिसाब से ये इंडिया की पॉलिटिकल ट्रेडिशन या स्पिरिट ऑफ इंडिया नहीं रिफ्लेक्ट कर रही थी। उनका कहना है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है फॉरेन नेचर में है, मतलब क्योंकि हमने जो भी चीज़ें उठाई हैं वो बाहर से दूसरे देशों से ली है ना, तो ये इंडिया में काम नहीं करेगी। मान लीजिए कि जो यूएस में सिस्टम था, ये जो अमेरिका वहाँ यूके में सिस्टम है वो अलग है, तो वो इंडिया में काम नहीं करेगा। वहाँ के हिसाब से हो सकता है फिट बैठे, यहाँ के हिसाब से नहीं फिट बैठेगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है, जैसे एक कमेंट था किसका, के हनुमंथैया का। उन्होंने कहा वी वांटेड द म्यूजिक ऑफ वीणा और सितार, बट वी हैव द म्यूजिक ऑफ इंग्लिश बैंड। ठीक है, देयर वाज दैट वाज बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वर रिड्यूस दैट वर एजुकेटेड दैट वे। मतलब इनका कहना है कि हमें वीणा और सितार चाहिए था पर हमें इंग्लिश बैंड मिला। क्यों? क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं वो बाहर से पढ़ के आए, वहीं से पढ़ के आए, मतलब उसी तरह एजुकेट हुए हैं। ये भी बात सही है, क्योंकि हमारे जितने भी उस समय लॉयर वगैरह थे, बैरिस्टर जिनको कहते थे, ठीक है, तो वो यूके में पढ़ के आए थे। ठीक है, उनकी सबकी डिग्रियां यूके की थी, यूके में ही ज़्यादातर लोग पढ़े थे, ऑक्सफोर्ड वगैरह में। तो अब वो उस हिसाब से सोचते हैं ना जैसे इंग्लिशमैन सोचता है। ठीक है,
भले ही वो इंडिया में रह रहे थे, इंडिया में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, पर उनकी सोच तो उन्हीं ब्रिटिश वाली रहेगी ना। भले वो इंडिया के वेलफेयर के लिए सोचेंगे, तो भी वो उस कॉन्टेक्ट उसी माइंडसेट से सोचेंगे जैसे उनको पढ़ाया गया, उनको बताया गया है, ठीक है। तो ये इनका क्रिटिसिज्म था। इसमें और कहा था किसने, लोकनाथ मिश्रा ने कहा था कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये स्लेविश इमिटेशन ऑफ वेस्ट, मच मोर लाइक स्लेविश सरेंडर टू द वेस्ट, ठीक है। इनका कहना है कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ये जो है मतलब तो है ना, गुलामी की तरह सरेंडर कर देना है वेस्ट के लिए, वेस्ट की तरफ, ठीक है, उनके आइडियाज की तरफ, ठीक है। उनको हमने इमिटेट किया है, ठीक है। फिर लक्ष्मी नारायण साहू ने, उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया था, उन्होंने कहा था कि द आइडियाज ऑन विच दिस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड हैव नो मैनिफेस्ट रिलेशन टू द फंडामेंटल स्पिरिट ऑफ इंडिया, मतलब उसी से रिलेटेड जो पहला वाला क्रिटिसिज्म था। फिर दिस कॉन्स्टिट्यूशन वुड नॉट बी प्रूव सुटेबल एंड वुड ब्रेक डाउन सून आफ्टर बीइंग ब्रॉट इनटू ऑपरेशन। का कहना है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है कि ये स्पिरिट इंडिया के स्पिरिट को नहीं दर्शाती है, फंडामेंटल स्पिरिट को, और ये जब इसको इनैक्ट करेंगे उसके कुछ दिन बाद ही ये ब्रेक डाउन हो जाएगी, ये काम नहीं करेगी, ठीक है। ठीक है। फिर इसमें था अनगार्डियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये, ठीक है। अनगार्डियन, इसमें क्या क्या बताया गया कि इसमें बताया गया कि जो गांधी जी की फिलोसफी और आइडियल्स हैं वो नहीं है, ठीक है। गांधी जी को फादर ऑफ नेशन किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था ना, ठीक है। तो कह रहे हैं कि गांधी जी फादर ऑफ नेशन है, और उनके आइडियल्स और जो फिलोसफी है वो इसमें नहीं है, ठीक है। इसी इसी कॉन्टेक्स्ट में कि हरमन थैया ने कहा था कि दैट इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन महात्मा गांधी डिड नॉट वांट एंड डिड नॉट एनविसेज, ठीक है। मतलब कह रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हरमन थैया जी कि इस तरह का ही कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे और ना कभी उसकी कल्पना की थी, ठीक है। टी प्रकाशन, प्रकाशम ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो लैब्स है अंबेडकर की नॉन पार्टिसिपेशन इन गांधीयन मूवमेंट एंड एंटागोनिज्म टू गांधीयन आइडियाज। उनका कहना है कि ये जो नॉन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन है इसलिए है क्योंकि जो अंबेडकर जी थे वो गांधी से नफरत करते थे, एक तरह से उनका मतलब वो मतभेद था, और वो उन्होंने कभी गांधीयन मूवमेंट पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। ठीक है। फिर एलिफेंटाइन साइज, ये हमने देखा था कि बल्क अपना साइज जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत बल्कि है। क्यों बल्कि है, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें जोड़ दी गई हैं, तो इनमें एक मतलब काफ़ी चीज़ों को डिफाइन करने के लिए ना, जैसे स्टेट का और सेंटर का एक ही में कॉन्स्टिट्यूशन में है, प्लस जो पुराने एक्ट हैं उनसे भी उठाया गया, 1935 एक्ट हमने देखा वो काफ़ी भारी था तो उससे भी चीज़ें ली गई। फिर अलग अलग जो दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन थे उनको पढ़ के उनकी अच्छी चीज़ें ली गई, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन जो भारी बन गया, ठीक है। तो इसमें इनका कहना है कि जो कई सारे वो हैं, मतलब एक यही क्रिटिसिज्म भी है और यही उसका एक यूनिक फीचर भी था कि बहुत एलिफेंट साइज है, मतलब बहुत भारी भरकम है ये कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उनका कहना है कि इसमें बहुत सारे अननेसेसरी एलिमेंट जोड़ दिए गए हैं। जो सर आइवर जेनिंग थे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट, उन्होंने कहा कि that provisions borrowed were not always well selected and the constitution generally speaking was too long and complicated। उनका कहना है कि जो भी चीज़ बोरो की गई वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत मतलब अच्छे से सेलेक्ट की गई है, उनको बस जैसे लगा हो कि अच्छा ये चीज़ अच्छा है उठा लो, ठीक है। ऐसा उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया कि इसमें क्या अच्छा है, बस उनको ये लगा कि ये पार्ट अच्छा है तो उठा लो ऐसे करके, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत जब लंबा भी हो गया और कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया। एचवी कामत ने क्या कहा था, एचवी कामत ने कहा कि द emblem and the crest that we have selected for our assembly is an elephant, ठीक है। it is perhaps in the consonance with our constitution is to bulkiest that world has produced। अच्छा, इनका मतलब कहना है कि जैसे एम्बलम में हमारे हाथी है, उसी तरह हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो भी एक हाथी की तरह भारी भरकम है, ठीक है। उन्होंने और कहा कि हाउस डज नॉट एग्री दैट वी शुड मेक कॉन्स्टिट्यूशन एन एलिफेंटाइन, मतलब उनका कहना है कि जो हाउस है उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो नहीं चाहता कि हम इतना भारी भरकम कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, ठीक है। फिर पैराडाइज ऑफ लॉयर्स, ये भी एक फीचर देखा था और ये क्रिटिसिज्म भी है। इसमें कह रहा है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू लीगलिस्टिक एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि जो भाई लीगल की टर्मिनोलॉजीज हैं या उनकी जो स्टेटमेंट फेस करने की वो होती है, आप देखोगे बड़ा अलग सा मतलब सिंपल चीज को भी उतना घुमा घुमा के बोला जाता है, ठीक है। तो मतलब जो लॉ का स्टूडेंट नहीं है, लॉ का स्टूडेंट नहीं, लॉ नहीं पढ़ा, उसकी टर्मिनोलॉजीज नहीं पढ़ी है, उसको समझने में बड़ी दिक्कत होगी, होती भी है। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आपको वो समझने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम उनकी इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं, ठीक है, कि हमको समझ में आ जाए। तो इसमें वही लिखा है कि लीगल लैंग्वेज और फ्रेजोलॉजी अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेक इट कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। क्योंकि वो वही वेदर मतलब अगर सिंपली लिखा है कि आप ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते हैं तो उसको ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है। उसको डिफाइन किया है उस टर्म में मतलब लीगल टर्म में, ठीक है।
एच के माहेश्वरी एक मेंबर थे, उन्होंने कहा था कि द ड्राफ्ट टेंड टू मेक पीपल मोर litigious, more inclined to go to law courts, less truthful and less likely to follow the method of truth and non-violence। अच्छा, अब ये तो ज़्यादा ही हो गया मतलब, लेकिन ठीक है, उनका कहना है कि जो ड्राफ्ट है उससे ये देख के लगता है कि लोग इसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइन नहीं होंगे, ठीक है। उसके मतलब ज़्यादा लिटिगेशन करेंगे इसको लेके, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया है, और वो कोर्ट जाएंगे इसके लिए, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उनको रेमेडी चाहिए होगी, उनको समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। It may say that draft is really lawyer's paradise. It opens up vast avenues of litigation and will give our able and ingenious lawyers plenty of work to do। मतलब उनका कहना है कि वही बात है कि जैसे नॉर्मल जो बंदा है, नॉर्मल सिटीजन है, जो लॉ नहीं पढ़ा है, उसको नहीं समझ में आएगा, तो वो लॉयर्स के पास जाएगा कि भाई क्या लिखा है बताओ, ठीक है। अब अगर लॉयर भी नहीं बता पाया ठीक से, तो वो वहाँ पे कोर्ट जाएगा, ठीक है। कोर्ट में फिर अपील दायर होगी, वहाँ लिटिगेशन होगा कि भाई ये क्या लिखा है, आप इंटरप्रेट करके बताइए, ठीक है। कोई चीज़ है। पीआर देशमुख इन्होंने क्या कहा था कि आई शुड हाउएवर लाइकली टू से दैट द ड्राफ्ट ऑफ द आर्टिकल दैट हैव बीन ब्रॉट बिफोर द हाउस बाय द डॉक्टर अंबेडकर सीम्स टू माय माइंड टू बी द टू ponderous like the ponderous tomes of law manual, ठीक है, ठीक है। A document dealing with the constitution hardly uses so much of padding and so much of verbiage, ठीक है। ये भी उनका भी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इनका भी जो क्रिटिसिज्म है उससे रिलेटेड है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी जो यूज़ की है वो लीगल मतलब जो लीगल डॉक्यूमेंट्स में यूज़ होती हैं वैसी है, ठीक है। लॉ मैनुअल टाइप का ये बना दिया इन्होंने कि इसको समझने में आदमी को 4 घंटे लग जाएंगे एक लाइन समझने में, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन एट ग्लांस, अच्छा इसमें बताया कि कहाँ कहाँ कौन से आर्टिकल हैं। जैसे पहला है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 से 4। फिर सिटीजनशिप 5 से 11। फंडामेंटल राइट्स 12 से 35। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से 51। फंडामेंटल ड्यूटीज 51A, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट 52 to 151, ठीक है। 52 to 151, लगभग लगभग कितने 91 पेज हो गए। फिर इसमें चैप्टर 1 में एग्जीक्यूटिव है, फिर चैप्टर 2 में पार्लियामेंट है, चैप्टर 3 में लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट है, चैप्टर 4 में यूनियन जुडिशरी है, और चैप्टर 5 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। फिर पार्ट पार्ट 6 है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट 152 to 237। तो चैप्टर 1 में जनरल, ठीक है, रूल्स से बट होगा मतलब डिफिनेशन वगैरह क्या है क्या नहीं है। फिर चैप्टर 2 में एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। चैप्टर 3 में स्टेट लेजिस्लेचर है। चैप्टर 4 में लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर है, ठीक है। फिर चैप्टर 5 में हाई कोर्ट्स हैं। चैप्टर 6 में सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ठीक है। हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट ये उसमें दिया हुआ है, ठीक है, मतलब बताइए स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। फिर है स्टेट इन बी पार्ट, ये अब तो हटा दिया गया, ठीक, पहले था ये अब हटा दिया गया, डिलीट कर दिया इसको। फिर यूनियन टेरिटरीज के बारे में 239 से 242 तक। फिर पंचायत ये बाद में ऐड हुआ था 243 से 243 जी ओथ हो ना जी, ठीक है। म्यूनसिपैलिटीज 243 पी से 243 जेड जी, ठीक है। फिर द कोऑपरेटिव सोसाइटी ये भी बाद में ऐड किया गया था, ये 243 जेड एच से 243 जेड टी, ठीक है। अब ये जो नोमेनक्लेचर है इसीलिए कि किसके बाद में ऐड किया गया, अब नंबरिंग ऐसे करते तो उसमें जेड एच जेड ऐसे करके ऐड कर दिया गया। फिर शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, ये 244 टू 244A, ठीक है। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स 245 टू 263। फिर उसमें चैप्टर 1 लेजिस्लेटिव रिलेशन, चैप्टर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट सूट्स सॉरी, ये 264 to 300A, ठीक है। फिर उसमें भी क्या क्या है, फाइनेंस है, बोरोइंग है, प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट राइट लिटिगेशन लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशन और सूट्स, ठीक है। फिर चैप्टर 4, इसमें क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी 30A 300A सॉरी 300A, बताया था राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, उसको हटा दिया गया वहाँ से। अब ये सिर्फ लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी सरकार भी एक्वायर कर सकती है जब उसको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये 301 to 307 है। फिर सर्विसेज अंडर यूनियन स्टेट 308 to 323, उसमें पहला वन मतलब चैप्टर 1 जो है वो सर्विसेज पे है। फिर चैप्टर 2 पब्लिक सर्विस कमीशन पे है। ट्रिब्यूनल्स 323A टू 323B, ठीक है। इलेक्शंस 324 टू 329, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस 333 to 342
टू ए ऑफिशियल लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है 343 टू 351, ठीक है। फिर इसमें भी चैप्टर 1 चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 में क्या है, लैंग्वेज ऑफ यूनियन, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, फिर लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सो ऑन, फिर स्पेशल डायरेक्टिव, ठीक है। फिर इमरजेंसी प्रोविजंस हैं 352 टू 360, मिसलेनियस 361 टू 367, अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन 368, अब इस पे तो बहुत लंबी डिबेट होगी, ठीक है। टेम्परेरी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजंस 369 टू 392, ठीक है, इसी में 370 वगैरह आए थे। फिर शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपीट्स, ये 393 टू 395, अब तो 400 के ऊपर चला गया, तो ये पहले का था, ठीक है। अब ये बताया गया कि पार्ट 7 जो है वो पार्ट बी स्टेट से डील करता है, इसको 7th अमेंडमेंट में डिलीट किया गया। फिर जो पार्ट 4A और पार्ट 9A है उसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट से 1976 में। फिर जो पार्ट 9A है, नहीं कौन सा था फिर, 14 है, सॉरी ये 14 था, ये 9A इस 74 अमेंडमेंट एक्ट से आया, और पार्ट 9B ये 97th अमेंडमेंट से आया, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, अब ये तो कोई मतलब नहीं है, तो सारा आर्टिकल देखना पड़ जाएगा, ठीक है। इसको जब अभी आगे देखेंगे चैप्टर वाइज तो चैप्टर में ही देख लेंगे, अलग से देखने का कोई मतलब नहीं है। फिर क्या है, सब्जेक्ट मैटर है। अब सब्जेक्ट मैटर में क्या है, नेम ऑफ स्टेट एंड देयर जुरिसडिक्शन, किस में क्या है वो चीज़ है, ठीक है, वही जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड है कि किस आर्टिकल में क्या क्या है, ठीक है। अच्छा, ना 8 शेड्यूल, अच्छा शेड्यूल देख लेते हैं, ठीक है, शेड्यूल देख लिया जाए। पहला शेड्यूल जो है, इस पे पहले शेड्यूल में क्या है, नेम मतलब स्टेट का नाम और उनकी जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो है, और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके नाम और उनके एक्सटेंट कितने फैले हैं वो, ठीक है, वो दिया है। फिर सेकंड शेड्यूल में क्या है, प्रोविजंस रिलेटेड टू एमोलमेंट, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन, ठीक है। थर्ड इसमें किसके किसके हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर स्टेट, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लोकसभा के, जो चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का अलग से नहीं है, वो चेयरमैन के ही टर्म में आएगा हमेशा आपको, उनकी जो भी पावर्स वगैरह हैं वो चेयरमैन के टर्म में दिखेगी, ठीक है। फिर स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये स्टेट। फिर चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इन स्टेट्स, ठीक है, ये स्टेट्स के टर्म में है। फिर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, ये सब, ये 9 हैं, और ये इसमें थे सेकंड शेड्यूल में, ये उसके उनके एमोलमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस हैं, ठीक है। फिर थर्ड शेड्यूल में क्या है, ओथ है, ठीक है, पहले पैसा देंगे फिर ओथ देंगे, ओथ दिलाएंगे, ओथ एंड अफर्मेशन। इसमें किसका किसका है, यूनियन मिनिस्टर का है, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट, ठीक है, मतलब एमपीज का है, जो एमपीज हैं वही एमपीज, ठीक है, मतलब उनको ओथ दिलाया जाएगा ना, दोनों को दिलाया जाता है, पार्लियामेंटेरियन जो होते हैं, ठीक है, और जो इलेक्शन लड़ने वाले होते हैं उनको भी, ठीक है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, स्टेट मिनिस्टर्स और कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ये इन सब का है। देखो इसमें कौन कौन कॉम्बिनेशन है, इसमें प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, और शायद चेयरमैन भी नहीं है, हाँ, ये लोग नहीं है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नहीं है इसमें, उनका वहीं पे लिखा है। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, सीजीआई नहीं है, खैर सीजीआई का मेंशन होगा। Yes. फिर फोर्थ में क्या है, अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, जो लोग राज्यसभा में सीट होती हैं उनका एलोकेशन अलग अलग स्टेट्स को कितना कितना मिलना है, ठीक है। फिर फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, ये पांचवें में था। इसमें इसमें वो छोड़ दिया इन्होंने, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम नहीं है, ठीक है, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, उसमें असम, कहाँ गया, ऐसे याद रखना, देखो, असम और मेघालय और फिर त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, ये चार हैं, ये चार इसमें नहीं हैं, और उन चारों को इसमें रखा गया है, ठीक है, प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। असम, फिर उसके तिरछे में ऐसा हो गया मेघालय है, फिर उसके तिरछे में एक तरफ त्रिपुरा है और एक तरफ मिजोरम है, ठीक है, ऐसे याद रखना, तो याद रहेगा ये चार हैं, ठीक है, चार हैं। फिर शेड्यूल 7 में डिवीजन ऑफ पावर,
डिवीजन ऑफ पावर मतलब एक यूनियन लिस्ट है, ठीक है, यूनियन लिस्ट है, इससे लिस्ट 2 है जो स्टेट लिस्ट है, फिर लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है। अभी इस समय यूनियन लिस्ट में कितने हैं, 98 सब्जेक्ट हैं, शुरू में 97 थे। स्टेट लिस्ट में कितने हैं, 59 सब्जेक्ट हैं, पहले 66 थे। बाकी सब्जेक्ट कहाँ गए, वो इसमें आए हैं, ठीक है, इसमें आ गए कंकरेंट लिस्ट में शुरू में 47 थे, अब 52 हैं, ठीक है। फिर एट एट शेड्यूल में क्या है, इसमें लैंग्वेजेस हैं, 14 लैंग्वेज शुरू में मतलब रिकॉग्नाइज की गई थी, अब 22 है टोटल, ठीक है। इसमें 22 लैंग्वेजेस कौन कौन है भाई, असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी या डोंगरी इसको कहते हैं, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, ठीक है, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है। सिंधी कब ऐड हुआ था, याद रख लेना अलग से, 21st अमेंडमेंट, 21st में सिंधी आई, ठीक है, सिंधी, सॉरी सिंधी, ये कौन सा ईयर था, 1967, ठीक है। फिर उसके बाद 71st अमेंडमेंट, 71st अमेंडमेंट, 71st अमेंडमेंट कब आया, 1992, ठीक है। इसमें कौन कौन सी ऐड हुई, इसमें हुई कोंकणी, ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी, हाँ, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, नेपाली, ये 3 ऐड हुई, ठीक है। उसके बाद 92nd अमेंडमेंट आया, 92nd, ये कब आया, 2003 में, ठीक है, 2003 में आया। और इसमें कौन कौन सी ऐड हुई थी, बोडो, बोडो, ठीक है, बोडोलैंड आपने सुना होगा, बोडो असम में, हम्म, डोंगरी, डोंगरी और मैथिली, मैथिली और संथाली, ठीक है, संथाली, ये 4 ऐड हुई थी, ठीक है, संथाली। इसके अलावा एक और चेंज हुआ था, जो उड़िया थी, ठीक है, ओरिया थी, जिसको उड़ीसा जैसे कहते थे ना, उड़ीसा, उसको उड़िया के अब ओडिशा कहते हैं, पहले हम कहते थे उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है, या ऐसे उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा, तो अब उसको हम ओडिशा कहते हैं, ठीक है, ओडिशा कहते हैं। अब देखना उसका नाम ओडिशा कहते हैं, पहले पुरानी किताब में होंगे उसमें उड़ीसा या उड़ीसा ऐसे करके था, अब उसको ओडिशा कहते हैं। और उसकी जो लैंग्वेज थी ओरिया कहते थे पहले, उसको अब ओडिया कहते हैं। ये 2011 में अमेंडमेंट लाया गया, 96, ठीक है, तब उसका ये चेंज किया गया स्पेलिंग, ओरिया से ओडिया हो गया, ठीक है। फिर नाइन्थ शेड्यूल का क्या है, एक्ट एंड रेगुलेशन किससे रिलेटेड है, जो स्टेट लेजिस्लेचर में लैंड रिफॉर्म, ठीक है, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम के लिए जो लैंड रिफॉर्म करने थे, उनको अ, इस 9th शेड्यूल में रखा जाता है, ठीक है, ताकि उन पे जुडिशियल रिव्यू ना हो पाए, ठीक है। किसी स्टेट में मान लो किसी स्टेट में लॉ बनाया, यूपी ने कोई लॉ बनाया, यूपी, ठीक है, उसने लॉ बनाया, अब ऑब्वियस सी बात है, पहले तो ये था ना कि राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी था। अब राइट टू प्रॉपर्टी है तो आप उसकी ज़मीन कैसे ले लोगे, हाँ, वो कोर्ट चला जाएगा तुरंत, अब वो कोर्ट चला जाएगा, अब वो कोर्ट कहेगा कि अब उसकी ज़मीन कैसे ले सकते हो, ज़मीन वापस करो, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि 9th शेड्यूल आया था पहले अमेंडमेंट से ही, ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट से ही 9th शेड्यूल आया था, और उसमें ये क्या कहते हैं, ये हुआ कि जो भी चीज़ इस 9th शेड्यूल में जाएगी उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाएगा, ठीक है, जो एक बार चली गई, जाने से पहले भले हो जाए, नहीं बाद में हुआ था, पहले तो ये था कि जो चीज़ चली गई उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्योंकि सबको ज़मींदारी हटानी थी और लैंड रिफॉर्म लाना था, तो कई स्टेट ने क्या किया, अपना लॉ बनाया और 9th शेड्यूल में रिक्वेस्ट की पार्लियामेंट से कि इसमें रख दो, ताकि इसमें जुडिशियल रिव्यू ना हो पाए, ठीक है। तो ये पहले अमेंडमेंट से आया था, बताया अभी, ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में आया था, जो लॉज हैं जिसको जुडिशियल स्क्रूटनी से बचाना था, ठीक है, इन वॉल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। लेकिन बाद में 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग पहले से हैं उनको वो तो ठीक है, उनकी स्क्रूटनी नहीं होगी, लेकिन जो अप्रैल 1973 के बाद से आए हैं उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है, ठीक है। फिर 10th शेड्यूल आपको पता है किससे डील करता है, 10th शेड्यूल आया था 1986 में शायद ना, 1985 में, ठीक है, 10th शेड्यूल 1985 में आया था, 1985 में आया था। भाई इसका काम क्या है, ये जो मतलब डिफेक्शन होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ इसी के तहत आया था, एंटी डिफेक्शन, ठीक है, एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन मतलब क्या,
कि कोई अपनी पार्टी नहीं चेंज कर सकता, ठीक है, कोई अपनी पार्टी अपने मन से नहीं चेंज कर सकता। ये नॉर्मली उसी डिफेक्शन को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए आया था। तो शुरू में प्रावधान था कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ, उसमें एक पार्टी है, मान लो एक पार्टी है, तो इसमें दो तरह के अलगाव हो सकता है। एक टू थर्ड वाला था, एक टू थर्ड मर्ज, ठीक है, और नहीं, टू थर्ड स्प्लिट और वन थर्ड में, नहीं वन थर्ड मर्ज है शायद, वन थर्ड मर्ज, देखते हैं, वन थर्ड मर्ज ऐसे था, ठीक है। तो इसमें था कि जैसे अगर कोई एक पार्टी है, उसके अगर कोई एक बंदा छोड़ के जाएगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर टू थर्ड जाएगी तो वो पार्टी रहेगी, वो मतलब उनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर पाओगे अगर टू थर्ड लोग जाते हैं छोड़ के पार्टी को। और अगर वन थर्ड लोग मर्ज कर देते हैं, ठीक है, किसी दूसरी पार्टी में जाके, तो वो भी नहीं डिस्क्वालीफाई होंगे, ठीक है। ऐसे ही था, देखना पड़ेगा, ठीक है। ये शायद वन थर्ड था, वो जाते तो उनको छोड़ दिया, उनको बचा था, और टू थर्ड वाले अगर कहीं दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो, ठीक है, उन्हीं दोनों में से एक प्रावधान है। अभी देखेंगे इसमें रहेगा आगे, ठीक है। फिर 11th क्या था, 11th में पावर है, ठीक है। 11th में किससे रिलेटेड पावर है, 243G, यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जो पंचायत वाला आया था उसमें 73rd अमेंडमेंट में ये आया गया था 1992 में, ठीक है। इसमें 29 मैटर थे। ये क्वेश्चन कई बार पीछे में पूछा जा चुका है कि पंचायत वाले में कितने मैटर हैं, ठीक है, 29 है। और इसमें ही बताया था स्टेट इलेक्शन कमीशन आया था, ठीक है। इसमें ही स्टेट इलेक्शन कमीशन आया था, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो पंचायती राज और म्यूनसिपालिटी के इलेक्शन कराता है, ठीक है। 12th में क्या है, इसमें जो 243W से है, जो म्यूनसिपैलिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे, इसमें 18 मैटर है। इसमें 29 है, पंचायती राज में ज़्यादा है, ठीक है, 29 मैटर है, और म्यूनसिपैलिटीज़ में 18 मैटर है, ठीक है, उसमें कम है। तो ये 74th अमेंडमेंट आया था 1992 में, दोनों ही 1992 में है, ठीक है। इनएक्ट आगे पीछे हुए होंगे, लेकिन इनका पैसेज, मतलब ये पास एक ही साल में हुआ, ठीक है, ठीक है। फिर इसमें दिखा है सोर्सेज और क्या क्या फीचर्स बोरो किए गए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या बोरो किया गया है, फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स बताया था अभी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से इतनी चीज़ें मतलब बोरो की गई हैं। फिर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये तो पता है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। फिर रूल ऑफ लॉ, ये भी वहीं से लिया गया है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, ऑब्वियस बात है, हमने उनके ही पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रोसीजर कॉपी किया है, तो वहीं से लेंगे। फिर सिंगल सिटीजनशिप, ये भी यहीं से लिया गया है, ठीक है। कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट यहाँ वहाँ भी होती है, अपने यहाँ भी है। प्रेरोगेटिव रिट्स, ठीक है, ये जुडिशरी के टर्म में है, प्रेरोगेटिव रिट्स। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड बाइकैमरिज्म, ठीक है। ये बाइकैमरिज्म भी वहाँ पे भी है, ठीक है, वहाँ भी तो हाउस है ना, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, अपने यहाँ भी, ठीक, ये वहीं से लिया गया है, ठीक है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी वहीं से लिया गया है। वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो सोवरेन है, ठीक है। ब्रिटिश यूके की पार्लियामेंट जो है वो सोवरेन है, वो ज़्यादा मजबूत है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू वहाँ की जो जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, ठीक है। फिर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या किया है भाई, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट दिया था, ठीक है। बिल ऑफ राइट्स आपको याद होगा, बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स इन्हीं का है। तो वही हमने कॉपी किया, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है, हमने फंडामेंटल राइट बोल दिया। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी लिया वहाँ से। हमने देखा कि यूएस में जो जुडिशरी जो बताएगी वही लॉ होता है, वही फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, जुडिशरी वहाँ सुप्रीम है। फिर जुडिशियल रिव्यू लिया, वो भी वहीं से लिया। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी लिया। फिर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ठीक है, जो हमारा प्रोसीजर है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस हटाने का, वो भी। और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी वहीं से ली। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में तो पता है वाइस प्रेसिडेंट होता ही नहीं है शायद, मेरे ख्याल से, नहीं, हाँ होता है, ठीक है, हाँ वहीं से लिया है, ठीक है, वहीं से लिया। पीएम नहीं होता उनके यहाँ। फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिया हमने भाई, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट हमने, प्रेसिडेंट जो है वो इम्पीचमेंट का केस जो है वहाँ से लिया है, यूएस से। और उनके इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है, ठीक है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग द रेसिड्यूरी पावर इन द सेंटर। ये दोनों चीज हमने कनाडा से लिया। और क्या लिया,
अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर, ये भी वहीं से लिया है। फिर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी वहीं से लिया है, ठीक है। ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से क्या लिया हमने, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जॉइंट सिटिंग और कंकरेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, और कॉमर्स और इंटरकोर्स और ये सब हमने ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, वीमार कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो 1935 वाले से लिया था, ठीक है, 1935 वाले से। लेकिन जो उसमें फंडामेंटल राइट को हटाने वाली सिस्टम है वो हमने वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। फिर सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन या यूएसएसआर से क्या लिया था, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने देखा था, ठीक है। सोरेन सिंह कमेटी बैठी थी, उन्होंने रिकमेंड किया था, उन्होंने उन्हें वही का सिस्टम पढ़ा था, ठीक है। उसमें से और क्या लिया, आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो प्रियम्बल में मेंशन है, ठीक है, ये हमने यूएसएसआर से लिया। क्यों, क्योंकि ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, ठीक है। और उस समय वहाँ सोशलिज्म था, ये कम्युनिज्म कह लो। उसके बाद फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रिपब्लिक, क्योंकि फ्रांस में इसके लिए बहुत मार हुई है, उसको फ्रांस को रिपब्लिक बनाने के लिए, मतलब मोनार्की से रिपब्लिक आने में, ठीक है, रिपब्लिक बनने में वहाँ बहुत ब्लडशेड हुआ है, ठीक है। पूरा रिवोल्यूशन इसी पे टिका है, फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो उसको मोनार्की से रिपब्लिक बनाने के लिए बहुत वहाँ क्रांति आई है, ठीक है। तो रिपब्लिक, उसके बाद आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये भी वहीं से लिया था। जो इसका नारा था ना फ्रेंच रिवोल्यूशन का, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, वो हमने लिया, ठीक है, प्रेमल मेंशन है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया हमने, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर है वो अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये दो चीजें हमने साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया भाई, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ, ये हमने देखा था ना कि मतलब कोई भी प्रोसेस करने का, कोई भी अमेंडमेंट लगाने लाने का, या कुछ भी काम करने का, उसका एक प्रोसीजर होता है। तो अब वो प्रोसीजर लॉ बाई लॉ स्टैब्लिश होता है। मान लो कि किसी को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, किसी को एग्जीक्यूट करना है। अब आपने उसके लिए लॉ अगर बनाया है तो वो गवर्नमेंट जो जुडिशरी है वो चेक करेगी ना कि लॉ आपने पूरे प्रोसीजर फॉलो करके बनाया है या आपने इसे रैंडम में अपने विम्स ऑफ फैंसी से बनाया है। पूरा प्रोसीजर क्या है कि वो इंट्रोड्यूस हुआ, बिल इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में, फिर वो रीडिंग हुई, फिर उस पर डिबेट हुआ, फिर उसके बाद वोट वोट हुआ, फिर वो पास हुआ, फिर जाके वो प्रेसिडेंट ने उस पर असेंट किया, फिर उसके बाद आपने गैजेट में उसको दिखाया कि भाई ये पास हो गया, अब ये लागू होगा, ठीक है। तो वो प्रोसीजर है, ठीक है। अब वो तो मान लिया कि ठीक है, कोई कोई लॉ बना, मान लो कि कोई खराब ही लॉ बना, तो उसमें पूरा प्रोसीजर फॉलो हुआ है, ठीक है, प्रोसीजर फॉलो हुआ है तो लॉ तो सही है उस हिसाब से। लेकिन अब उसमें कमी रहेगी कि इंटेंट वाली बात, जो आपने लॉ बनाया है वो कितना सही है बाई इंटेंट, ठीक है, इंटेंट। तो वो कहाँ से आता है, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से, ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये कहाँ से लिया गया था भाई, ये यूएस से लिया गया, ठीक है, यूएस से लिया गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। फिर इसमें वही केशवानंद भारती का जिक्र है, केशवानंद भारती केस का, और कुछ और केसेस का जिक्र है, जैसे एक जम्मू कश्मीर वाला, ठीक है, उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था और उसको स्पेशल स्टेटस था आर्टिकल 370 के तहत, जो हटा दिया गया 2019 में। फिर इसमें तो कुछ ऐसा नहीं दिखा, मिनर्वा मिल बहुत बार आता है ये भाई, 1980। हाँ, 1909, 1919, 1935, तीनों ही एक्ट में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया गया था, ठीक है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग को, मतलब थे सारे ही, जैसे सिर्फ पहले मुस्लिम को, फिर सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस, उनको दिया गया। फिर इसमें वुमेन, लेबर और दलित क्लासेस को दिया गया था, ठीक है, मतलब 135 में, ठीक है, ऐसे ही था। फिर इसमें क्या है, मतलब हमारे यहाँ एडल्ट फ्रेंचाइजी पहले ही दी गई थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनते ही सबको एडल्ट फ्रेंचाइजी मिल गई। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ धीरे धीरे दिया गया। जैसे यूएस का एग्जांपल दे रहा है, उसने वुमेन को कब फ्रेंचाइजी दी, 1920 में, सोचो। उनका कॉन्स्टिट्यूशन 1787 के आसपास बन गया था ना, 1787 के आसपास, ठीक है, आज़ाद हो गए थे, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तब बनाया। लेकिन महिलाओं को कब दिया वोट वोट करने की वो पावर, 1920 में, ठीक है। ब्रिटेन में कब दिया, 1928 में। यूएसएसआर में कब दिया, 1936 में। इटली में कब दिया, 1945। और नहीं, फ्रांस में 1945, इटली में 1948, स्विट्जरलैंड में 1971। हमारे यहाँ कब दिया, हमारे भाई जब आज़ाद हुए 1950 में, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 1950 के बाद,
दे दिया भाई, सबको मिल गया, सब एडेड फ्रेंचाइजी मिल गया। फिर उसके बाद है हमारे यहाँ अभी 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, कौन कौन सी हैं भाई? एक आईएएस है, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और दूसरा इंडियन पुलिस सर्विस, और तीसरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है, आईएफएस। वैसे अब इसको आईएफओएस कहा जाता है ना, ऐसी है। शुरू में अपने यहाँ आईसीएस था, इंडियन सिविल सर्विस, 1940 में, जिसको आईएएस बनाया गया और आईपीएस बनाया गया, दो अलग अलग। फिर अच्छा, इंडियन पुलिस को रिप्लेस किया गया आईपीएस द्वारा, ठीक है, आईसीएस को आईएएस से और इंडियन पुलिस को आईपीएस से, ठीक है। बाद में आईएफएस क्रिएट किया गया 1963 में, ठीक है, और ये 66 में एग्जिस्टेंस में आया। 44th अमेंडमेंट लाया गया था, इसमें क्या, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस लिखा हुआ था उसको रिप्लेस किया गया आर्म रिबेलियन से, ठीक है, जो 75 में जब लगा था, ठीक है, 1975 में जब इमरजेंसी इमरजेंसी लगी थी, तो उसमें यही दिया गया था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस है, इसलिए हम लगा रहे हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस। ऑल्दो कहीं वायलेंस नहीं हुआ था ऐसा, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई नहीं, ये क्या कहते हैं, यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस है, इसलिए हम वो लगा रहे हैं, ठीक है, और सबको उठा के जेल में डाल दिया इंदिरा गांधी ने, ठीक है। तो बाद में जब जनता पार्टी गवर्नमेंट आई तो उसने 2 अमेंडमेंट लाए थे, 43 44। 43 तो शायद नल एंड वोइड कर दिया गया था, 44 में कुछ अमेंडमेंट थे, जैसे ये इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस करके आर्म रिबेलियन लिखा गया, कि जब तक आर्म रिबेलियन नहीं होगा वो नहीं लगा सकते, ठीक है। और भी कई सारे प्रावधान आए थे कि इमरजेंसी तुरंत डायरेक्ट नहीं लगा सके, ठीक है, कि जैसे जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उनको लिखित में देना होगा, ठीक है, वो भी प्रावधान इसी में आया था 44 का। फिर पार्ट 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द 3 tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज in every state, that is पंचायत at village level, intermediate and district levels, ठीक है। पार्ट 9A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर 3 type ऑफ म्यूनसिपैलिटीज, हर स्टेट में कौन कौन सी, नगर पंचायत, ट्रांजिशन एरिया था, ठीक है, उसके लिए, और म्यूनसिपल काउंसिल जो स्मॉलर अर्बन एरियाज हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो लार्जर अर्बन एरियाज हैं, ठीक है, ठीक है। ये सब तो कोई बात नहीं है। फिर प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, ठीक है, प्रियम्बल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में भी, और मेंस में भी पूछ सकता है, और स्टेट के एग्जाम में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, कई बार अरेंज करने को आ जाता है, आइडियाज जो पूछे गए हैं उसको, कितने आइडियाज पूछे गए हैं वो भी, ठीक है, ये सब पूछ लेते हैं। तो प्रीलिम्स मतलब प्रियम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इस पे भी केस जा चुका है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, ठीक है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है भाई, ठीक है। इसीलिए उसको अमेंड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अमेंडमेंट वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, कि उसको आप ऐसे नहीं अमेंड कर सकते हो कि उसका बेसिक फीचर खराब हो जाए, ठीक है। फिर एन ए पालखी वाला ने क्या कहा था कि प्रियम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एन ए पालखी वाला इन्होंने कहा था। फिर ये जो प्रियम्बल था ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड था, जिसको पंडित नेहरू ने ड्राफ्ट किया था और उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया था, ठीक है, हमने देखा था। और इसको एक बार अमेंड किया गया अभी तक, 42nd अमेंडमेंट में 1976, हाँ 1976, इसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द नए जोड़े गए हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन में, उस प्रियम्बल में, ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये नए शब्द जोड़े गए हैं अपने प्रियम्बल में, ठीक है। फिर अपने यहाँ प्रियम्बल का टेक्स्ट क्या है, अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, लेकिन आइडियाज पता होना चाहिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसको 3SDR, ठीक है, ठीक है, 3SDR करके याद कर सकते हो, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर इट्स सिटीजन जस्टिस, कौन सी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है, सोशल में समझते हो समानता का भाव सब में होना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस कि सबको अधिकार मिले काम करने का वगैरह का, पॉलिटिकल सबको पॉलिटिकल मतलब वोट देने का और चुनाव लड़ने का अधिकार, ठीक है, उनको समानता मिले उसमें। फिर लिबर्टी किस किस चीज़ की, ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ठीक है, किस किस चीज़ में हमें आज़ादी चाहिए, कि हम कुछ भी सोच सकें, मतलब हमें सोचने की आज़ादी एक तरह से, ठीक है, एक्सप्रेशन की, जैसे स्पीच, हम कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, उसकी आज़ादी चाहिए। बिलीफ की, बिलीफ इन द सेंस
कि हम किस चीज़ पे विश्वास करना चाहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई नेगेटिव चीज़ हो, पॉजिटिव चीज़ में, ठीक है, डिफरेंट होगी लेकिन वो पॉजिटिव होगी तो विश्वास कर सकते हो। फेथ और वर्शिप, ठीक है, किसी भी धर्म को और किसी भी पूजा पद्धति को हम उस पर आज़ाद हैं फॉलो करने के लिए। फिर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, किस चीज़, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्टेटस में भी इक्वालिटी हो जो आर्टिकल 14 कहता है, आर्टिकल 14, ठीक है, आर्टिकल 14 वाला। और अपॉर्चुनिटी की भी, मतलब सबको समान अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ पाएँ। और टू प्रमोट एमंग ऑल फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, ठीक है, भाईचारा, बंधुवाद, फ्रेटर्निटी, assuring that the assuring the dignity of individual and unity and integration of nation। पहले यूनिटी था, इंटीग्रेशन, इंटीग्रिटी बाद में जुड़ा गया, ठीक है। Our constitution assembly, in our constitution assembly this 26th day of November, 26 November, to hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution, ठीक है, मतलब इनैक्ट हुआ था 26 नवंबर, 26 नवंबर को अडॉप्ट किया गया था, उसके बाद इनैक्ट हुआ था ये 26 नवंबर 1954, 1949, ठीक है, सॉरी। अब इसमें प्रियम्बल की क्या इंग्रेडिएंट्स है भाई? प्रियम मतलब चार चीज़ें हैं, चार कंपोनेंट हैं, बेसिक की बेसिक। पहला है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी है, सोर्स जो है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी का सोर्स है, ठीक है। इसमें कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है वो लोगों से आती है ना, वी द पीपल, ठीक है, लोगों से आती है, इंडिया के लोगों से आती है। फिर नेचर ऑफ इंडियन स्टेट बताता है कि इसमें हमारा स्टेट कैसा होगा, सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा और रिपब्लिकन होगा, ठीक है, ये चार चीज़ें, ये पांच चीज़ें होंगी। फिर कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को अचीव करना चाहता है, ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर अडॉप्शन की डेट कब रखी गई थी? 26 नवंबर 1949, ठीक है। ये चार चीज़ें मेन मेन है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। कीवर्ड्स जो है प्रियम्बल में वो समझना जरूरी है, ठीक है। कीवर्ड्स जैसे अभी देखा था हमने, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। अब इनको एक्सप्लेन भी किया गया है। सोवरेन का मतलब होता है कि इंडिया न किसी पे डिपेंड है और न किसी का डोमिनियन है किसी का, ठीक है, न किसी पे डिपेंड है और न किसी का डोमिनियन है, बल्कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, ठीक है। और हम इंडिया के ऊपर कोई और हायर अथॉरिटी नहीं है, मतलब हम किसी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएन हो गया या कोई और संस्था हो गई, उसके मेंबर बन सकते हैं, लेकिन वो हम पे अपनी अथॉरिटी नहीं जता सकता, ठीक है, क्योंकि हम सोवरेन हैं, ठीक है। इसी को लेकर डिबेट हुई थी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को, कि हमें हिस्सा होना चाहिए या नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर आप कॉमनवेल्थ का हिस्सा होते हैं तो आप जो ब्रिटिश क्राउन है उसको स्वीकार कर रहे एक तरह से, ठीक है, वो क्योंकि वो कॉमनवेल्थ का हेड था। तो ये एक लगा कि नहीं, ये मतलब हमारी सोवरेनिटी को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन बाद में क्लेरिफाई किया गया कि नहीं, कॉमनवेल्थ के हेड होना ब्रिटिश क्राउन द्वारा ये हमारी जो सोवरेनिटी है उसको हर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। इसी के बाद यूएन यूएन में भी यही पता था, यूएन के केस में भी ऐसे हुआ था कि वो हमारे सोवरेनिटी पर कोई लिमिटेशन नहीं लगा रहा, ठीक है, भले ही वो हमसे बड़ी बॉडी है या इंटरनेशनल बॉडी है, ठीक है। और ये भी है कि इंडिया जो, क्योंकि सोवरेन स्टेट है, तो ये कोई फॉरेन टेरिटरी को नहीं ले सकता और ना ही अपनी टेरिटरी छोड़ सकता है किसी को, फॉरेन स्टेट के लिए, ठीक है। फिर सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट हमने देखा, इसमें डीपीएस भी है, ठीक है, डीपीएस में कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो सोशलिज्म पर बेस हैं, ठीक है। अगर उनको मतलब देखा जाए तो सोशलिस्टिक सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनाना है। ये आबादी सेशन था कांग्रेस का 1955 में, वहाँ पर ये बिल पास हुआ था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एक तरह की सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनाएगी, क्योंकि पता था ये सोवियत वगैरह से बहुत प्रभावित थे, तो उसको वहाँ के मॉडल को अडाप्ट करना चाहते थे, ठीक है। नोटेबली द इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। हमारे यहाँ का जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ठीक है। नॉर्मली सोशलिज्म तब आता है जब सरकार सारी चीज़ें या ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, ठीक है, नॉर्मली वहाँ सोशलिज्म का आता है। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हो और सरकार सब अपने कब्जे में ले ले, उसका रिडिस्ट्रीब्यूट करे। लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं, अपने यहाँ कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है, ठीक है, जिसको स्टेट सोशलिज्म कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मतलब कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं, अपने यहाँ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। जैसे चाइना में का, चाइना का जो सोशलिज्म है वो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है, जहाँ पर स्टेट सारी चीज़ें एक्वायर कर लेता है और वहाँ पे लोगों को काम देता है,
कि तुम इसमें करो, तुम उसमें करो, तुम उसमें करो, ये चीज़ें हमारी हैं। और ओनर, जो ओनर है वो गवर्नमेंट है, लोग सिर्फ एक तरह से वहाँ वर्कर बन के रह जाते हैं, ठीक है। उनको सबको सब कुछ है, लेकिन वो उनका नहीं है, ऐसा करके, ठीक है। और यहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक है, वो रहता है, मतलब लोगों के पास ही रहता है, पर वो उसको रेगुलेट करती है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको अबॉलिश नहीं की गई है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक जगह है भाई, हमने उनको लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे रखा है कि राइट टू प्रॉपर्टी का, ठीक है। फिर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या क्या होता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे अपने यहाँ देखते हैं कि इसमें कैपिटलिस्टिक भी है, कैपिटल भी है, ठीक है, कैपिटलिस्टिक प्लस सोशलिज्म के फीचर्स हैं इसमें, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मतलब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही को एग्जिस्ट करते हैं साइड बाय साइड, दोनों ही कम्पीट भी करते हैं, एग्जिस्ट भी करते हैं, काम करते हैं, सब कुछ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीज एंड inequality of opportunity. Indian socialism is a blend of Marxism, Gandhism, leaning heavily towards Gandhism socialism. ठीक है, ठीक है। इंडिया का जो सोशलिज्म है वो एक गांधीज्म और मार्क्सिज्म का ब्लेंड है, दोनों का मिक्सचर है। और लेकिन इसका जो टिल्ट है वो गांधीयन सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी इसी में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में, जिसने अपने यहाँ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एलपीजी कहते हैं, एलपीजी, ठीक है, एलपीजी लाया था, ठीक है। और इसने जो सोशलिस्टिक क्रेडेंशियल है उनको डाइल्यूट किया था इंडियन स्टेट के। क्यों, जब प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगी, ठीक है, जब प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगी तो जो पब्लिक सेक्टर है उसको सेसीड करना पड़ेगा कुछ एरिया, जहाँ पे पहले इनकी मोनोपोली थी, अब वो नहीं रही, अब वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चली गई। सरकार भी क्या करेगी, कुछ एरिया उसने क्या किया, मतलब प्राइवेटाइज किया, कि जहाँ पहले प्राइवेट कंपनियां नहीं काम करती थी, नहीं इन्वेस्ट कर पाती थी, वहाँ अब वो काम कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, और वो क्या कहते हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं उसमें, ठीक है। तो ये सोशलिज्म से रिलेटेड था ये चीज़। फिर सेकुलर, सेकुलर हमने देखा ये 42nd अमेंडमेंट से आया था। सेकुलर के बारे में बता चुके हैं कि ये वेस्टर्न वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, वहाँ था सेपरेशन ऑफ चर्च, सेपरेशन ऑफ चर्च, सेपरेशन ऑफ चर्च, चर्च फ्रॉम स्टेट, ठीक है, फ्रॉम स्टेट, फ्रॉम स्टेट। तो ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का, सेकुलर, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ इक्वल ट्रीटमेंट टू, इक्वल, इक्वल ट्रीटमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल रिलीजन, ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल रिलीजन, रिलीजन, ठीक है। ये अपने यहाँ कॉन्सेप्ट है, उनके यहाँ क्या है कि वो किसी रिलीजन को पहचानते ही नहीं है, रिलीजन मतलब कुछ नहीं, ठीक है। उनके यहाँ कोई रिलीजन वो मतलब जो अगर वेस्टर्न सोशलिज्म पे बिलीव करें तो वो किसी रिलीजन को पहचानते नहीं, जैसे फ्रेंच का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। वहाँ पे अब पब्लिक में कोई रिलीजियस सिंबल पहन के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। उनका सोशलिज्म, उनका सेकुलरिज्म थोड़ा सा अलग है, अलग ही किस्म का है, ठीक है। और अपने यहाँ सेकुलर, क्योंकि वर्ड बाद में आया प्रियम्बल में, ये कहीं मेंशन नहीं है, कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से मेंशन नहीं है, ठीक है। और इसके लिए जो लोगों को गारंटी दी गई है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में उनके रीजन को फॉलो करने के लिए, आर्टिकल 25 to 28 में, जिसमें फंडामेंटल राइट एक तरह से दिया गया उनके फ्रीडम को, उनके रिलीजियस फ्रीडम को, ठीक है, कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कोई भी धर्म अपना सकते हैं, ठीक है, उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, लेकिन अ, लोगों को कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। लोगों को कन्वर्ट करना आपका राइट, मतलब रिलीजियस फ्रीडम में नहीं आता, ठीक है। कन्वर्जन, कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। कन्वर्ट हो सकते हो, तुम चाहो तो कोई धर्म अपना लो, ठीक है, हिंदू धर्म, हिंदू हो तो मुसलमान बन जाओ, मुसलमान हो तो हिंदू बन जाओ, तुम कर सकते हो अपनी मर्जी से, लेकिन तुम किसी दूसरे को फोर्स नहीं कर सकते या कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। वो चीज़ अपने यहाँ लीगल भी नहीं है। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि चॉइसेस देना एक तरह से, ठीक है, किसी भी चीज़ को, किसी भी जगह को, किसी भी लोगों को, उनको चॉइसेस प्रोवाइड करना, चॉइसेस, डेमोक्रेसी कहते हैं ना, कहते हैं कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी है भाई, ठीक है। डेमोक्रेसी है का मतलब लोगों के पास चॉइस है कि वो सुने ना सुने, बोले ना बोले, ठीक है, वो अपना मत रखे ना रखें,
ठीक है, वो उनके पास चॉइसेस हैं, डेमोक्रेसी है भाई, ठीक है। तो ये देख लिया। अब वैसे बेसिक डेफिनेशन जाओगे तो डेमोस, क्रेटोस, ठीक है, डेमोस प्लस क्रेटोस। हाँ, डेमोस मतलब होता है पीपल, क्रेटोस मतलब पावर, ठीक है। तो पीपल की पावर, ठीक है, लोगों की पावर, डेमोक्रेटिक, ठीक है, डेमोक्रेट, ठीक है। तो वो तो उस सेंस में मतलब वैसे देखोगे तो सही है एटमोलॉजी में। लेकिन अगर वैसे देखोगे तो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक होने का मतलब होता है कि हम लोगों को एक तरह की ऑप्शंस दे रहे हैं कि वो कैसे रहना चाहते हैं, या उनके पास चॉइसेस हैं, ठीक है, कई सारी चॉइसेस हैं कि उनकी जो मर्जी है, अगर मतलब बाकी चीज़ों के हिसाब से सही है तो उसको वो फॉलो कर सकते हैं। डेमोक्रेसी भी दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट टाइप, एक इनडायरेक्ट टाइप, ठीक है। इनडायरेक्ट टाइप में क्या होता है कि आप अपना रिप्रेजेंटेटिव, इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में कि भाई आप एक बंदे हो, ठीक है, आप एक बंदे हो, आप क्या कहते हैं, आपको ऑफिस जाना है, अपना काम करना है, ठीक है, दिन भर आप बिजी हो, तो आप कहाँ जाके रोज रोज डिबेट करोगे कि क्या सही है क्या नहीं गलत है। तो आप क्या करते हैं, एक आदमी को चुन देते हो, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है आपके एरिया का, ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव हुआ। तो अब ये जाके आपकी जगह वो बहस करेगा पार्लियामेंट में, लोगों से बहस करेगा, बिल लाएगा, ठीक है, वो करेगा। तो ये रिप्रेजेंटेटिव होता है एक तरह से, जो इनडायरेक्ट वाला होता है। डायरेक्ट में क्या होता है कि आपको सीधे क्वेश्चन दिया जाता है और पूछा जाता है आपका ओपिनियन, सही है गलत है, हाँ है ना है, जो भी है, ठीक है। तो वो बहुत छोटे, जब जो छोटे देश है वहां पे ही फॉलो हो सकता है ना, कि अगर मान लो कि 1.4 बिलियन लोग हैं, ठीक है, आप सबसे तो नहीं पूछने जाओगे, और वो कितना कम्बरसम प्रोसेस होगा सबकी ओपिनियन लेना, ठीक है। तो वहाँ पॉसिबल नहीं है। कोई छोटा देश है जहाँ मान लो लाख लोग हैं, 10 लाख लोग हैं, वहाँ तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मली जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो जो जोग्राफिकली छोटे एरियाज होते हैं जहाँ कम पॉपुलेशन है, वहाँ पॉसिबल है, वहाँ हो जाएगा आराम से। बड़े देश में आपको इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पे जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये जैसे बताया इसमें एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड में होता है, छोटा देश है, कम पॉपुलेशन है, आराम से डायरेक्ट चीज हो सकती है। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसकी कुछ टूल्स हैं, डिवाइसेस हैं, कैसे उनको आपको मतलब जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है कैसे करना है, कैसे यूज करना है, ठीक है। तो उसमें रिफरेंडम है, इनिशिएटिव है, रिकॉल है, प्लेबिसाइट है, ठीक है, ठीक है। इसमें जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसमें रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो जिनको लोग इलेक्ट करते हैं, वो अपनी पावर इस्तेमाल करते हैं, वो अपने पावर यूज़ करते हैं, ठीक है, लॉ बनाने के लिए या और जो गवर्नमेंट है उसको चलाने के लिए। उसको इसलिए उसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, अभी बताया था मैंने, ठीक है। और इस तरह की दो तरह की होती हैं, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। दो तरह की डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, ठीक है। फिर इसमें क्या था, हाँ ये इसी का हिस्सा है, एडल्ट फ्रेंचाइज भी होता है इसमें, ठीक है। पीरियोडिक इलेक्शन होते हैं, रूल ऑफ लॉ होता है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होता है, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ठीक है। फिर डेमोक्रेटिक, ये अपने प्रेम्बल में यूज़ किया गया है ये वर्ड, ठीक है, और लेकिन मेंशन नहीं है कहीं पे, ठीक है। और डेमोक्रेसी किस किस चीज़ में कहा गया है, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है। आपके पास चॉइसेस तीनों होनी चाहिए, आप किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, करना चाहते हो, इलेक्शन लड़ना चाहते हो नहीं लड़ना चाहते हो, वोट देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो, ठीक है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। सोशल मतलब आप अपने हिसाब से किस हिसाब से रहना चाहते हो, ठीक है, सोसाइटी में आप किस हिसाब से रहना चाहते हो, मतलब डिसेंट तरीके से, ऐसा नहीं कि इंडिसेंट तरीके से या लोगों को ऑफेंड करके, ठीक है। तो सोशल डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में तो आपके पास चॉइसेस हो, इकोनॉमिक चॉइसेस हो, आप कोई भी चीज़ परस्यू कर सकें लाइवलीहुड के लिए अपने पास, ठीक है, आप अर्निंग कर सकें कुछ भी करके, ठीक है, वो आपकी चॉइसेस हैं। फिर इसमें अ, इसमें मतलब अम्बेडकर जी का एक वो बयान है, काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी। मतलब अगर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आपको लानी है तो उसके पहले सोशल डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी, ठीक है। तो सोशल डेमोक्रेसी क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वे ऑफ लाइफ विच रिकॉग्नाइज लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। एक ऐसा जीवन जीने का तरीका जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारे को और लोगों की आज़ादी को और उनकी समानता को रिकॉग्नाइज करता हो, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट आइटम इन ट्रिनिटी। मतलब ये तीनों लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी है, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, ट्रिनिटी में एक ही है सब,
ठीक है, एक के बिना दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और ये एक तरह का यूनियन है जिनको अलग नहीं किया सकता, ठीक है। लिबर्टी कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम इक्वलिटी, इक्वलिटी कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम लिबर्टी, ठीक है, नॉर लिबर्टी एंड इक्वलिटी कैन बी डाइवर्स फ्रॉम फ्रेटर्निटी, ठीक है। More equally, liberty would produce the supremacy of the few over many, ठीक है, without equality, ठीक है, without equality, liberty would produce the supremacy of few over many, equality with equality without liberty would kill individual initiative, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर मतलब इन ये जो इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी है, तीनों एक साथ एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी आदमी का जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो होगा, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक, ठीक है। अगर लिबर्टी जो है, लिबर्टी लिबर्टी विदाउट इक्वलिटी है, तो ये क्या होगा, ये कुछ लोगों की जो महत्व है या कह सकते हो सुपरमेसी को कायम करेगा, ठीक है। और अगर जो लिबर्टी है वो विदाउट इक्वलिटी है, ठीक है, नहीं, अगर इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी है, ठीक है, सॉरी, इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी, तो क्या करेगा, वो लोगों के जो खुद के इनिशिएटिव है उनको खत्म करेगा, ठीक है, इनिशिएटिव, लोगों के जो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इन्वेज टू स्टैब्लिश अ एगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर रेंडरिंग टू एवरी सिटीजन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन अ सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऑफ भारत रिपब्लिक, ठीक है। फिर रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो आपके स्टेट हेड है, ठीक है, मतलब देश के जो प्रमुख हैं वो इलेक्टेड हो, ठीक है, इलेक्टेड, इलेक्टेड, इलेक्टेड हेड, इलेक्टेड मतलब जो स्टेट है, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, ठीक है। तो अपने यहाँ क्या है, प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो अपना रिपब्लिक हो गया। अगर इलेक्टेड नहीं होते, मान लो कि हेरिडेटरी होता, मोनार्क हो जाते, ठीक है, मोनार्क, ठीक है, यूएस में और यूके में मोनार्क है, ठीक है, यूके में मोनार्क है। रानी मरी, उनके हस्बैंड हुए गए, अब उनके हस्बैंड मोनार्क हैं। अगर हस्बैंड जब मर जाएंगे तो उनके बच्चे जो होंगे वो राजा बनेंगे, वो हेड हो जाएंगे उस यूके के। तो ऐसे चलता रहेगा, वो मोनार्क है, वहाँ हेरिडिटी चलता है, वोट लोग वोट देने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे यहाँ वोट पड़ता है भाई 5-5 साल पे, जब प्रेसिडेंट जो है रिटायर होने वाले होते हैं, ठीक है, उनका टर्न खत्म होना होता है, तो फिर से वोटिंग होगी, फिर से नए प्रेसिडेंट चुने जाएंगे 6 महीने के अंदर, 6 महीने पहले ही, ठीक है, ठीक है। फिर इसमें ये बताया कि दो तरह के होते हैं, मोनार्की और रिपब्लिक, ठीक है। मोनार्की में कौन, जो स्टेट हेड होता है, किंग या क्वीन होता है, और वो हेरिडिटरी पोजीशन होती है उनकी, ठीक है, एक के बाद एक बने हैं, और सक्सेशन में रहता है, ठीक है। तो ऐसा ब्रिटेन है, ब्रिटेन, ब्रिटेन की जो महारानी है, ठीक, मतलब या इस समय राजा है, ठीक है, ब्रिटेन का राजा, वो कई देशों का हेड है, ठीक है, कनाडा, हाँ, यूके, यूके का तो है, कनाडा का है, हम्म, ऑस्ट्रेलिया का भी है वो, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का भी है, और भी कई सारे देश थे, मतलब छोटे छोटे, अफ्रीका भी, अफ्रीका के कई देश था, ठीक है, काफी छोटे छोटे देशों का भी राजा है वो, ठीक है। तो इन रिपब्लिक क्या होता है कि जो स्टेट हेड है, वो हमेशा इलेक्टेड होगा, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, किसी फिक्स पीरियड के लिए, जैसे यूएसए में होता है या इंडिया में भी होता है, फिक्स पीरियड के लिए ही है, ठीक है। और हमारे यहाँ इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, यूएस में डायरेक्टली होता है, हमारे यहाँ इनडायरेक्टली होता है। हमारे यहाँ जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स स्टेट असेंबली के, वो उसको इलेक्ट करेंगे, इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, स्टेट असेंबली के भी, और राज्यसभा लोकसभा के जो डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर हैं वही प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे, ठीक है, बाकी नहीं, जो नॉमिनेटेड है वो तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। इवन इसीलिए हमारे यहाँ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो भी क्या कहते हैं, वोट नहीं देती हैं, उनको भी वोट का अधिकार नहीं है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है। फिर द टर्म रिपब्लिक इन आवर preamble indicates that the India has an elected head called president. He is elected indirectly for a fixed 5 term, fixed period of 5 years. ठीक है. A republic also means that two things: one, vesting of political sovereignty in the people, not in single, not in single individual like king. ठीक है, ठीक है, क्योंकि रिपब्लिक में जो जो प्रेसिडेंट है, वो उसको इलेक्ट किया जाता है, उसको लोग इलेक्ट करते हैं ना प्रेसिडेंट को। तो यहाँ पीपल जो है वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जो है लोगों की सोवरेंटी एक तरह से, ठीक है, लोगों में सोवरेंटी है, इसलिए वो अपना अपना खुद का नेता चुन रहे हैं, अपना खुद का जो हेड है वो चुन रहे हैं अपने स्टेट का। लेकिन जहाँ मोनार्की है वहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा,
वो हेरिडेटरी है, ठीक है, हेरिडेटरी। अब ये अभी आज ये किंग है, फिर इसका बेटा होगा, फिर इसका बेटा होगा, फिर इसका बेटा होगा या बेटी होगी, जो भी है, ठीक है, सक्सेशन में। तो वो बनेगा। वहाँ पे क्या है, पीपल से कुछ लेना देना नहीं है, लोग क्या सोचते हैं अच्छा बुरा या उनको कैसा नजरिया, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ठीक है। फिर जस्टिस, हमारे यहाँ प्रेमबल में जस्टिस मिशन है। जस्टिस में क्या क्या है भाई? हाँ, हमने देखा था जस्टिस कई जगह मिशन है। और इसमें क्या है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, तीन अलग अलग तरीके होते हैं। और इसके लिए फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए हैं कि लोगों को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिले, ठीक है। सोशल जस्टिस में क्या आता है, equal treatment to of all citizens without any social distinction based on caste, color, race, religion, sex और so on, ठीक है। मतलब किसी को भी किसी तरह का प्रिविलेज नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसा हमने देखा था, जो केस बताते हैं दलितों का, कि दलित बेचारे एक मतलब उनको माना जाता था कि वो नीच हैं, इसलिए उनको सताया जाता था, ठीक है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ। अगर हिस्ट्री हिस्ट्री अगर ये सही है कि ऐसा हुआ है, तो ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था कहीं पे भी, ठीक है। किसी को भी किसी की जाति के लिए या उसके कलर के लिए, जैसे अपार्थाइड हमने देखा था साउथ अफ्रीका में, ठीक है, अपार्थाइड मूवमेंट, उन किसी इसी इन सब चीज़ों के लिए उनको सताया नहीं जा सकता किसी को भी, ठीक है। उनकी जो भी फीचर्स हैं, फेशियल फीचर्स है, उनकी मान्यताएं हैं, उनके बेस पर उनको सताया नहीं जा सकता, उनको साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया सकता, ठीक है। ये सोशल जस्टिस का पार्ट है, ठीक है। तो किसी को भी प्रिविलेज नहीं है कि नहीं तुम इस फलाना जाति से आती हो या धर्म से आती हो, इस कलर के हो तो तुम सुपीरियर हो गए, ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब इक्वलिटी एक तरह की सोशल इक्वलिटी होनी चाहिए दोनों में, ठीक है, दोनों बराबर है, एक तरह समान है। फिर इकोनॉमिक जस्टिस में क्या आता है भाई? इकोनॉमिक जस्टिस में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होगा नहीं होगा इकोनॉमिक बेस पर, ठीक है। मतलब किसी के पास कम पैसा हो, किसी के पास ज़्यादा पैसा हो, इस बात पे भेद नहीं होगा दो में, ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। किसी को अगर सम्मान देना है तो उसको ये देख के नहीं देंगे कि भाई ये अमीर है तो उसको ज़्यादा सम्मान मिलेगा, ये थोड़ा गरीब है तो उसको कम सम्मान मिलेगा, ये नहीं होता, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस होगी, कोई गरीब है तो उसको सताएंगे नहीं, ठीक है। और लोगों की जो वेल्थ है, मतलब यही बता रहा है कि जो इनक्वलिटी है लोगों में, उसको भी कम करना है। जो समाज में असमानता फैली है वेल्थ, इनकम और प्रॉपर्टी को लेके, उसको भी कम करना है। इसीलिए ही जो जमींदारी को हटाया गया था और फिर लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे कि लोगों को एक अ, मतलब जरिया मिले लाइवलीहुड लाइवलीहुड का, उनके पास भी प्रॉपर्टी हो, जो लैंडलेस है खासकर, इतने साल से मतलब उनकी सदियों से काम कर रहे हैं, उनको भी अधिकार हो कुछ, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक जस्टिस का पार्ट था, जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं, दोनों एक साथ रहेगा तो, ठीक है। पॉलिटिकल जस्टिस में क्या है कि जितने भी सिटीजन हैं उनको समान अधिकार है, पॉलिटिकल राइट से समान है, और पॉलिटिकल ऑफिस पर समान अधिकार है, उनको एक्सेस भी है कि वो जा सकें, और उनको समान आवाज़ है, आवाज़ मतलब वो अपनी बात रख सकें पॉलिटिकल ऑफिस में जाके, ठीक है। तो ये आइडियल है सोशल वाला, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। ये रशियन रिवोल्यूशन से लिया गया है, 1917 वाला, ठीक है, रशियन रिवोल्यूशन से, ठीक है। फिर लिबर्टी, ठीक है। लिबर्टी और फ्रीडम में अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। लिबर्टी का मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ऑन एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, रिस्ट्रेंट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, और उनको अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करना उसी समय, ताकि उनका जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है वो डेवलप हो सके, ठीक है। ये होता है लिबर्टी। लिबर्टी और फ्रीडम, फ्रीडम अलग चीज़ है, फ्रीडम में भी अलग चीज़ है, ठीक है, वो भी एक तरह से लिबर्टी ही है, पर लिबर्टी ज़्यादा ही पर्सनल चीज़ है, ठीक है। फिर प्रियम्बल में क्या है? प्रियम्बल में भी है कि लिबर्टी किस किस चीज़ की मिलनी चाहिए, थॉट की, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, और मतलब उसी फंडामेंटल राइट के द्वारा, और उसको कोर्ट है वो इन्फोर्स कर सकती है। अगर किसी का राइट वॉल्यूशन होता है, फंडामेंटल राइट वॉल्यूशन होगा, तो कोर्ट के पास जा सकता है, किसके इसके तहत, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के केस में, ठीक है, और ये हाई कोर्ट के केस में, ठीक है। तो फिर मतलब ये बता रहा है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको अच्छे से समझाया गया है प्रियम्बल में, ठीक है। लिबर्टी एज इलिबरेटेड इन प्रियम्बल is very essential for the successful functioning of Indian democratic system. However, liberty does not mean license to do whatever one likes. ठीक है, बताता है लिबर्टी का ये मतलब नहीं कि कोई कुछ भी करे, ठीक है। एक बहुत बढ़िया कोट होता है इसके ऊपर कि जो फ्रीडम है, फ्रीडम है, फ्रीडम, फ्रीडम, फ्रीडम इज फॉर
डिसिप्लिन पीपल, ठीक है। फ्रीडम इज फॉर डिसिप्लिन पीपल, या मतलब लिबर्टी इज फॉर डिसिप्लिन पीपल। आप जो भी करिए एक दायरे में रह के करिए, ठीक है, जो भी दायरा सेट किया गया है, ठीक है, आप उस दायरे को मत क्रॉस कीजिए, क्योंकि दूसरे का दायरा वहाँ शुरू होता है और वो वायलेट हो जाएगा, फिर ये दिक्कत हो जाएगी ना, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो एक एक सबका एक अपना दायरा है अपने फ्रीडम को एंजॉय करने का, वो उस दायरे में रह के एंजॉय करेंगे तो अच्छी बात है, उनको वो अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन वो उस दायरे को ना क्रॉस करें कि दूसरे का इन्फ्रिंज हो जाए अधिकार, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो वही बताया कि ये जो लिबर्टी मिली है वो अभी एब्सोल्यूट नहीं है, बट क्वालिफाइड है, ठीक है। लिबर्टी जो मिली है एब्सोल्यूट नहीं है। तो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये कहाँ से लिया गया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, 1989 टू 1789 टू 1799, ठीक है। इक्वलिटी हमने देखा, इक्वलिटी का मतलब है कि किसी के पास कोई प्रिविलेज नहीं है, ठीक है। इक्वालिटी का मतलब है किसी के पास कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है, ठीक है, किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, किसी भी पर्सन को, और उन और सबको जो है समान अधिकार मिलेंगे, ठीक है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है। किसी के पास कोई प्रिविलेज नहीं है, प्रिविलेज नहीं है, ठीक है, प्रिविलेज नहीं है, ठीक है, और सबको बिना किसी मतलब भेदभाव के समान अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, ठीक है, हर इंडिविजुअल को, ठीक है। प्रियम्बल में क्या है भाई अपने यहाँ? प्रियम्बल में यही है कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी मिलनी चाहिए। तो इसमें इसमें भी तीन डायमेंशन है, कौन कौन से? सिविक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, ठीक है। अपने यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स में दिया हुआ है सिविक इक्वालिटी है, उसमें कौन कौन से है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15। Equality of opportunity in matter of public employment, आर्टिकल 16। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, ठीक है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18। टाइटल्स कौन से? पहले जो अंग्रेज सरकार थी वो क्या राय बहादुर और खान बहादुर वाले टाइटल देती थी, राय बहादुर और खान बहादुर, ठीक है, खान बहादुर और खान बहादुर, ये टाइटल्स देती थी लोगों को, ठीक है, और रिकॉग्नाइज करने के लिए तुम बाकी लोगों से सुपीरियर हो, ठीक है। हाँ, तो ये एबॉलिश कर दिया गया और कोई ऐसा टाइटल नहीं मिलेगा किसी को, जो भारत रत्न वगैरह दिया जाता है वो किसी की तरह का टाइटल या इंटाइटलमेंट नहीं है, ठीक है, भारत रत्न वगैरह। और जो रैंक कोई लगाई जाती है किसी ऑफिसर के आगे, या कोई डॉक्टर अपने यहाँ डॉक्टर लगाता है, इंजीनियर इंजीनियर लगा सकता है, वो लगा सकता है, वो एकेडमिक है, ठीक है, वो मान्य है, ठीक है। और वो मिलिट्री टाइटल्स भी मान्य है, लेकिन वो क्योंकि मिलिट्री टाइटल्स वो उनकी आर्मी में रहने के कारण मिला उनको, और वो आर्मी में ही वैलिड है, ना कि आर्मी के बाहर। सिविल एरिया में आएंगे वो चाहे कर्नल हो, चाहे सूबेदार हो, चाहे जो रहे हो, उनका कोई मतलब नहीं है, वो एक नॉर्मल सिटीजन है, ठीक है, बाहर, ठीक है। फिर जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दो प्रोविजंस हैं इक्वलिटी को लेके। पहला, कोई भी पर्सन जो है वो मतलब इलेक्टोरल रोल में एलिजिबल नहीं है रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के आधार पे उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, आर्टिकल 325 कहता है, ठीक है। सभी का नाम इलेक्टोरल रोल्स में लिखा जाएगा, उनका किसी इन इन चार चीज़ों पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है, चार चीज़ों के आधार पर। और दूसरा क्या है कि जो लोकसभा और असेंबली के इलेक्शंस होंगे वो एडल्ट सफरेज में होंगे, एडल्ट फ्रेंचाइजी या एडल्ट सफरेज पर बेस, ठीक है, मतलब जो 18 के ऊपर हैं वो सारे लोग वोट दे सकते हैं ना, ठीक है, उसके अधिकार पर, ठीक है। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आर्टिकल 39 है उसमें भी कहता है कि मेन और वुमेन इक्वल, उनको इक्वल राइट है, और उनको एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, और उनको जो जितना काम करेंगे दोनों को समान पे, समान वेज मिलना चाहिए, ठीक है, ये उसमें कहता है। फिर फ्रेटर्निटी में है, फ्रेटर्निटी मतलब बताया था ब्रदरहुड, एक तरह का भाईचारा, ठीक है। इसका मतलब है कि लोगों में एक तरह की फीलिंग हो, भाईचारे की फीलिंग हो, इसके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज आया था। फंडामेंटल ड्यूटीज में भी जो ड्यूटीज हैं वो सभी सिटीजन के लिए हैं, किसी एक खास सेक्शन के लिए नहीं है, वो सबके लिए है कि लोगों में हारमोनी हो, जो ब्रदरहुड की स्पिरिट है वो एक समान हो, लोग एक चीज़ों को एक समान तरीके से देखें, ठीक है। और वो उनकी भाषा, उनके जिस जगह पर रहते हैं या उनकी जो डाइवर्सिटी है उससे अलग, उससे इतर, उनको एक तरह सोचने का मौका दे, या एक तरह सोचने पर वो करे मतलब मोटिवेट करे, ठीक है। फिर प्रियम्बल में जो फ्रेटर्निटी है वो दो चीज़ें एश्योर करती है, क्या क्या? एक, जो इंडिविजुअल है उसको डिग्निटी हो, और दूसरा जो मतलब नेशन में उसमें इंटीग्रिटी और यूनिटी हो, ठीक है, ठीक है। जो इंटीग्रिटी है ये बाद में जोड़ा गया था, देखा था 42nd अमेंडमेंट में आया था, ठीक है।
के एम मुंशी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने क्या कहा था कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल signifies that constitution not only ensures material betterment maintain a maintain a democratic setup but is also recognize the personality of every individual is sacred। ठीक है, मतलब जो उसमें मेंशन है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये सिर्फ ये नहीं बता रहा है कि मटेरियल बेटरमेंट होगा लोगों का, बल्कि ये भी कह रहा है कि जो लोगों का खुद का अपना सेक्रेडनेस है इंडिविजुअल का, उसको भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है हर पर्सनैलिटी का। ठीक है, आप अपने आप में यूनिक हैं, आपके आप जैसे हैं वैसे अच्छे हैं, और आपकी रिस्पेक्ट इसलिए होगी कि आप हैं, इसलिए नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर जात से या कम्युनिटी से आते हैं। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ कह रहा है। दिस इज हाईलाइटेड इन सम ऑफ प्रोविजंस, ये तो ठीक है, डीपीएसपी में भी ऐसा है। ठीक है, डीपीएसपी में ऐसे प्रोविजंस हैं। फंडामेंटल ड्यूटी में जो आर्टिकल 51 जोड़ा गया, ठीक है, आर्टिकल 51 में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें भी डिग्निटी ऑफ वुमेन की बात की गई है। ठीक है, कि हर सिटीजन की ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो ऐसे प्रैक्टिसेस को ना प्रैक्टिस करे, ऐसी चीज़ों को ना प्रैक्टिस करे जो वुमेन की डिग्निटी के खिलाफ हैं। ठीक है, जैसे सती प्रथा को बहुत बार माना जाता है, सती प्रथा। ठीक है, अब जो भी रहा हो उसका जो भी पुराना सार रहा हो, लेकिन बाद में हमने देखा कि वो बहुत डिग्रेडेड फॉर्म में था, औरतों को मार दिया जाता था इसलिए क्योंकि उनके हस्बैंड मर गए। ठीक है, तो वो बहुत गलत था। ये कोई और प्रथाएं जैसी हैं जिसमें वुमेन की डिग्निटी को चोट पहुंचाई जाए, तो वो सारी नहीं करनी चाहिए, प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें आर्टिकल 51 में मेंशन है। ठीक है, और हर सिटीजन को ये भी कहा गया कि वो सोवरेंटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करे। ठीक है, फिर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये एक साइकोलॉजिकल और टेरिटोरियल डायमेंशन को भी दिखाता है अपने आगे। आर्टिकल 1 जो है यूनियन ऑफ स्टेट, ये सीधे सीधे बताता है कि कोई भी जो स्टेट है वो सस्टेन नहीं कर सकता, मतलब इंडिया को छोड़ नहीं सकता, भले ही वो स्टेट नया स्टेट बना जाए उसमें से निकाल के, ये उसके साथ कुछ और टेरिटरीज मर्ज कर दी जाए, वो इंडिया से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर प्रियम्बल का क्या सिग्निफिकेंस है? प्रियम्बल जो है वो अपने बेसिक फिलोसफी बताता है, बेसिक फिलोसफी और फंडामेंटल वैल्यूज जो हमारे पॉलिटिकल, मोरल और रिलीजियस वैल्यूज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में निहित हैं, उनको दर्शाता है। ठीक है, और एक तरह का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का उसका विजन भी एक तरह से दर्शा रहा है कि वो लोग उस समय क्या सोचते थे। जो सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, उन्होंने क्या कहा था कि प्रियम्बल, द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। ठीक है, जो हमने बहुत सालों से सोचा था या सपना देखा था वो प्रियम्बल में निहित है, वो हमने प्रियम्बल में देखा है। क्या मुंशी ने क्या कहा कि प्रियम्बल इज हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हॉरोस्कोप मतलब जो जिससे भविष्य बताया जाता है कि हमारा भविष्य कैसे होगा। ठीक है, ठीक। और ठीक, फिर पंडित ठाकुरदास भार्गव थे, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि द प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज डबल सेट इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब काफी लंबी चौड़ी तारीफ कर दी कि वो हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, और ये की है एक तरह से, चाबी उसकी, और ये एक जेवल जैसे क्राउन में जेवल होता है वो है। ठीक है, यही सब। फिर सर अर्नेस्ट बेकर ने क्या कहा था, जो इंग्लिश पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि प्रियम्बल एज की नोट है। ठीक है, फिर की नोट मतलब जैसे कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं उसके टर्म में, म्यूजिक के टर्म में, उसमें कुछ की नोट होते हैं जो अगर वो मिस हो जाए तो वो म्यूजिक पूरा खराब हो जाता है। ठीक है, उसके टर्म में होता है, तो वो की नोट इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने कहा कि अच्छा, इसको उन्होंने अपने जो उनकी पॉपुलर बुक थी प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें इंक्लूड किया था इस टेक्स्ट को। ठीक है, प्रियम्बल को, जो हमारा प्रियम्बल है उसमें उन्होंने लिखा था। फिर एम हिदायतुल्ला जो हमारे पुराने मतलब पूर्व चीफ जस्टिस इंडिया हैं, उन्होंने प्रियम्बल को कहा था कि इट रिजेंबल द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बट इज मोर देन अ डिक्लेरेशन, इट इज द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन which lays down the pattern of our political society. It contains a solemn resolve which nothing but a revolution can alter। ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं कि जो हमारा प्रियम्बल है वो ऑल्दो वो यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन पे मतलब वहां से लिया गया। ठीक है, जो उनका डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, लेकिन ये उससे ज़्यादा है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सोल है ये। और जो ये हमारे पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल सोसाइटी है उसके पैटर्न को दर्शाता है, एक तरह से वो लिखता है। ठीक है,
और इसको अल्टर नहीं किया जा सकता, इसको किसी रिवोल्यूशन से ही अल्टर किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, अब इस पे बहुत डिबेट हुई थी कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, ठीक है, बहुत डिबेट हुई थी क्योंकि ये बाहर लिखा था और ये नॉन जस्टिसेबल है, जो प्रियम्बल है वो नॉन जस्टिसेबल है, पता होना चाहिए। नॉन जस्टिसेबल मतलब आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाके ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें जो आइडियल है उसको इन्फोर्स किया जाए, ठीक है, नॉन जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल मतलब आप उसको इन्फोर्स करा सकते हैं कोर्ट से, नॉन जस्टिसेबल मतलब उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते, ठीक है। तो जो उसमें आइडियल्स लिखे हैं वो एक तरह के अच्छे आइडियल्स हैं, ठीक है, प्रिंसिपल है। अब अगर उस पर कोई लॉ बनाना चाहता है बना सकता है उसके बेस पर, लेकिन आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाके नहीं कर सकते कि ठीक है इसमें इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी लिखिए तो हमको अपॉर्चुनिटी दिलवाइए, ठीक है, नहीं कर सकते, ठीक है, नॉन जस्टिसेबल है। फिर इसमें बेरुबारी का केस था, बेरुबारी यूनियन केस 1960 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल shows that preamble shows the general purpose behind the several provisions in the constitution and is thus a key to the mind of makers of constitution. Further, where the term used in any article are ambiguous and capable of more than one meaning, some assistance at interpretation may be taken from the enshrined in objective enshrined in the preamble। मतलब कह रहे हैं कि जो प्रियम्बल में जो भी चीज़ें निहित हैं, जो भी आइडियाज़ दिए हैं, वो बताता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो किस हिसाब से सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। तो अगर जब हम इंटरप्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, कोई भी वर्ड हमें मतलब कन्फ्यूजिंग लगता है, कोई भी स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा है, तो हम प्रियम्बल को पढ़ के ही समझ सकते हैं कि वो क्या सोचे होंगे उस समय, ठीक है। अगर ये अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई लाइन हमको नहीं समझ में आई है, कोई आर्टिकल नहीं समझ में आया, तो हम प्रियम्बल को देख के बता देंगे कि ठीक है ये रहा होगा उनका थिंकिंग इसको इसको लिखने के पीछे, ठीक है, उनके कहने का मतलब था। फिर डिस्पाइट द रिकॉग्निशन ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल, द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली ओपन दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बेरूबारी केस में क्या कहा कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। देख लो, सारी तारीफ करने के बाद उन लोगों ने ये मतलब वो निकाला निष्कर्ष कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। ये बेरूबारी केस में था 1960 में। फिर आए केशवनाथ भारती केस। केशवनाथ भारती केस 1973। इसमें तो आपको पता ही कि बहुत ज़्यादा चेंजेस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो इनका पिछला ओपिनियन था उसको रिजेक्ट किया और कहा कि प्रियम्बल जो है वो हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये भी कहा कि प्रियम्बल इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड एंड इंटरप्रेट इन लाइट ऑफ ग्रैंड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस इन प्रियम्बल, ठीक है। एल आई सी केस 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, ठीक है। फिर इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं, हाँ, प्रियम्बल को भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही इनेक्ट किया था, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था ना, तो वो प्रियम्बल ही था अपना, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के बाद ये प्रियम्बल को इनेक्ट किया गया था, ठीक है। इंसर्टिंग द प्रियम्बल इंड वाज टू इंश्योर दैट इट वाज इन कन्फर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बता रहे हैं कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन का इनेक्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, इनेक्ट किया गया, फिर उसमें प्रियम्बल जोड़ा गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमने अपना काम खत्म कर दिया गया और अब हम ये बता रहे हैं कि ये जो प्रियम्बल है ये इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो इसके अकॉर्डेंस में बना है, ठीक है, ऐसा ऐसा बता रहे हैं इसमें, ठीक है। फिर while forwarding the preamble for votes, president of constituent assembly said the question is that preamble stands part of constitution। अच्छा, उन्होंने कहा भी था ये चीज कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, ठीक है। द मोशन वॉज देन अडॉप्टेड, हेंस current opinion held by Supreme Court that preamble is part of constitution is in consonance with opinion of founding fathers of constitution। क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन को मूव किया जा रहा था तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हेड थे उन्होंने कहा कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, इसलिए हम इसको वोट करने जा रहे हैं, ठीक, और वो अडॉप्ट किया गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हिस्सा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना कि ये प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, ठीक है, सही है, ठीक है। और कुछ चीज़ें और नोटवर्दी हैं, दो चीज़ें। पहला, प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। और दो उसमें जो सारी फिलोसफी लिखी है सब अच्छी हैं प्रियम्बल में, ठीक है, बताया था सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक सब चीज़ें सही हैं, ठीक है। पर वो ना तो कोई पावर देता है लेजिस्लेचर को और ना उनकी पावर लेता है लेजिस्लेचर की, ठीक है। मतलब अगर आप कल को आप ऐसे रूल बनाएं जो सोशलिस्ट से रिलेटेड नहीं है तो वो गलत नहीं होंगे। तो आप ये नहीं सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं मेंशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिज्म मेंशन है और आपने ये बना दिया तो ये गलत है, नहीं नहीं कह सकते, ठीक है। नॉन जस्टिसेबल बताया था कि आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि जो इसके आइडियल्स हैं उसको इन्फोर्स करा दीजिए, ठीक है, गलत हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है, नॉन इन्फोर्सेबल, नॉन जस्टिसेबल है।
फिर अमेनेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल, ये भी हमने देखा था। ये क्या था, आर्टिकल 368 में जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात है। पहले हमने देखा था कि आर्टिकल 368 में प्रोसीजर लिखा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की प्रोसीजर है। ठीक है, प्रोसीजर में क्या है कि बताया गया कि भाई 2-3 प्रोसीजर है तो उससे आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो। पर उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि ये पावर है लेजिस्लेचर की या पार्लियामेंट की पावर है कि अमेंड कर सकते हो, सिर्फ प्रोसीजर बताया। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि नहीं भाई, ये पावर भी है और आप अमेंड भी कर सकते हो, लेकिन एक दायरे में रह के। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं खराब होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं खराब होना चाहिए। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं खराब होना चाहिए। तो यही चीज़ आया था केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस में उसमें कहा गया कि प्रेम्बल जो है वो अमेंड नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये मतलब, हाँ पहले ये था कि नहीं अमेंड कर सकते क्योंकि ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, फिर आर्टिकल 360 में 8 में कहा गया कि इट कैन नॉट बी यूज टू डिस्ट्रॉय और डैमेज द बेसिक एलिमेंट और फंडामेंटल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच आर इंश्राइंड इन प्रियम्बल। ठीक है, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, और जो बेरुबारी केस में था, पहले कहा था कि नहीं है ना, बेरुबारी केस में कहा था कि प्रियम्बल हिस्सा नहीं है, लेकिन कहा कि नहीं, अब बेरुबारी उसमें ये किशन भारती में कहा कि ये हिस्सा भी है और वो उसको अमेंड भी कर सकते हो, लेकिन उसके पीछे कंडीशन रहेगी कि अमेंडमेंट ऐसा ना हो कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर है, वो डैमेज हो जाए। ठीक है, ठीक है, वही चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक एलिमेंट और फंडामेंटल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर कंटेन्ड इन प्रियम्बल कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, मतलब तुम अमेंडमेंट कर सकते हो, कुछ अगर तुम उसको इनरिच करना चाहते हो, कुछ नया चीज़ ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, लेकिन तुम उसमें कोई चीज़ हटा नहीं सकते। जैसे सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, ये सब चीज़ें हैं, वो अगर इंश्राइंड हो गए तो इंश्राइंड हो गए उनके हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से तुम उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, इनके कहने के हिसाब से जो वो, क्योंकि वो बेसिक एलिमेंट या फंडामेंटल फीचर्स उसको मान लिए हैं, जो भी उसमें इंश्राइंड है, जो भी फिलोसफी आइडियोलॉजीज इंश्राइंड है, वो फंडामेंटल फीचर्स हैं उसकी, तो उसको आप हटा नहीं सकते हो। ठीक है, अल्टर नहीं कर सकते। फिर प्रियम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस, वही 1976 में हमने देखा था 42nd अमेंडमेंट। उसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड हमेशा याद रख लेना, ये चीज़ें उसमें ऐड की गई थी उस समय। इसलिए कई बार ये भी डिबेट होती है कि इसको तो भाई उन्होंने फोर्सफुली ऐड किया था, हटा भी सकते हैं। ठीक है, अब इस कितना सही कितना गलत पता नहीं, लेकिन ये है अभी प्रियम्बल में और इसको ऐसे ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद नोट्स और रेफरेंस दिए हैं कई सारे। ठीक है, नेहरू ने कब अडॉप्ट कराया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, 22 जनवरी 1947। ठीक है, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, तब तो बेकार चीज़ नहीं था, इसमें कुछ नया नहीं मिलेगा। इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ यूएनओ इन 1945, 1945, मतलब हम आज़ाद होने के पहले ही यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन चुके थे। ठीक है, ठीक है। रेजोल्यूशन में क्या था, ये तो उसी की बात है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, वी हैव ऑलवेज, अच्छा, जीवी पद मिनिस्ट्री, अच्छा, ये सारे केस हैं। हम्म, अच्छा, ये सही है। स्टेट टुवर्ड्स रिलीजन, बेसिक एटीट्यूड ऑफ स्टेट टुवर्ड्स रिलीजन, ये देख लेते हैं। 3 तरह के इसमें बताए हैं। पहला कौन सा है, एथिस एथिस एथिस्टिक, एथिस्टिक स्टेट, मतलब स्टेट जो है वो एंटी रिलीजन होगा और इसलिए वो सारे रिलीजन को कंडेम करेगा। ठीक है, एंटी रिलीजन होगा। रिलीजन फॉलो करना तो अलग चीज़ है, वो रिलीजन के खिलाफ होगा। फिर होगा थियोक्रेटिक स्टेट, होता है जो प्रो रिलीजन होता है और वो किसी एक को, एक पर्टिकुलर रिलीजन को मानता है। ठीक है, जैसे मान लो बांग्लादेश है, बर्मा है, यानी म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सब किसी एक रिलीजन को मानते हैं। ठीक है, एंथीथिस्टिक रिलीजन मतलब वो किसी, एथिस्टिक रिलीजन मतलब किसी को नहीं मानते और सबको कंडेम करते हैं। फिर सेकुलर स्टेट होगा जो न्यूट्रल होगा इस मैटर में, वो किसी भी उसको मतलब अपनाएगा नहीं। ठीक है, लेकिन कोई मतलब किसी के साथ मतभेद भी नहीं करेगा, ऐसा। ठीक है, तो इसमें इंडिया और यूएस से आते हैं, इंडिया और यूएस से आते हैं। ठीक है, देयर विल बी, अच्छा, ये सेकुलरिज्म के ही टर्म है। देयर विल बी फ्रीडम, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप, वट एवर रिलीजन यू बिलोंग टू, द स्टेट विल नॉट हैव एनीथिंग टू डू सो एज अ स्टेट with any religion accepting to treat every religion equally, but the state will not have any foundation of religion। ये किसका था, यूनियन लॉ मिनिस्टर एचआर गोखले, जब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बताया था, इसको डिफाइन किया था। State does not owe loyalty to any particular religion as such, it is not irreligious or anti-religious, it gives equal freedom to all religions। ठीक है, ये हमारे यहाँ का सेकुलरिज्म है। डेमोक्रेसी बताया था,
डेमोक्रेशिया यानी पीपल और रूल रिस्पेक्ट, ठीक है। रेफरेंडम, हाँ ये डिफाइन की गई है रेफरेंडम, ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टर्म है, एक है रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइड, ठीक है। ये चार चीज़ें क्या क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, रेफरेंडम मतलब एक प्रोसीजर होता है जिसमें एक लेजिस्लेटिव, इसमें मतलब एक लेजिस्लेशन जो है प्रपोज किया जाता है और उसको डायरेक्ट वोट से सेटल करते हैं, ठीक है। मतलब एक तरह का यस या नो का क्वेश्चन होता है, आप एक क्वेश्चन फ्रेम करते हो और लोगों से पूछते हो ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ऐसा करके, ठीक है। या फिर कोई और चीज़ जिसके लिए आपको डायरेक्ट वोट चाहिए लोगों का, ठीक है। इलेक्टोरेट जो है आपके उससे वो डायरेक्ट करते हैं। इनिशिएटिव क्या है कि लोगों से राय लेके आप कानून बनाते हो, जैसे अभी पार्लियामेंट में क्या है कि बिल आता है और फिर उस पर डिबेट होती है, ठीक है। तो वहाँ एक मिनिस्टर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही केवल उसको इनिशिएट कर सकता है ना। यहाँ पे क्या होता है कि लोगों से राय लेनी शुरू हो जाती है किसी बिल के लिए, ठीक है। लोग उसको एक तरह से इनिशिएट करते हैं और फिर वो बिल के लिए जाता है पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में, और वहाँ पे वोट होता है, वहाँ पे बनता है, ठीक है। फिर रिकॉल का मतलब है कि जैसे आपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजा, एमपी को, एमएलए को, ठीक है, ठीक है। अब वो सही नहीं काम कर रहा है, एमपी एमएलए काम सही नहीं कर रहा है, गायब है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से या खराब काम कर रहा है, करप्शन कर रहा है, तो उसको हटा सकते हो, रिकॉल कर लो भाई कि हमने वोट दिया था, हम अपना वोट वापस ले रहे हैं, अब तुम जाओ घर अपने, ठीक है, हम दूसरे बंदे को चुनेंगे, या दूसरा बंदा होगा वो हो जाएगा उसकी जगह। तो ये होता है रिकॉल में, ठीक है। ये डायरेक्ट था। रिप्रेजेंटेटिव और एन ऑफिस वेयर दैट एक्सपायरी हिज टर्म व्हेन ही फॉल्स टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज प्रॉपर्ली, ठीक है, उसको रिमूव करना ये उसको वोट के थ्रू, ठीक है। फिर प्लेबिसाइड, ये भी मतलब रेफरेंडम की ही तरह होता है, ठीक है। प्लेबिसाइड भी रेफरेंडम की तरह होता है, इसमें ओपिनियन लेते हैं, जनरल ओपिनियन, कहते हैं ना कि जम्मू कश्मीर में प्लेबिसाइड होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर में प्लेबिसाइड होनी चाहिए, ठीक है। प्लेबिसाइड क्यों होगी, मतलब किसी क्वेश्चन पे, ठीक है। इट इज जनरली टू सॉल्व द टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, ठीक है। जनरली, जनरली बोला मतलब हमेशा नहीं, जनरली, ठीक है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए प्लेबिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये चार जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स हैं अलग अलग, इसको याद रख लेना, ठीक है। रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइड, ठीक है। अ, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। अब हम अगली बार यूनियन एंड स्ट्रेटेजी शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।